भी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और अयोध्या की समृद्ध विरासत के संरक्षण के संदेश के साथ अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, भगवान राम के 550 वर्षों के बाद आगमन के मौके पर देश के लोग उत्सव मनाएं। ये एक खुशियों का मौका है, ये भारत की विरासत का महापर्व है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास योजनाओं के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी संवारने की जरूरत पर बल दिया। होगी चर्चा 21वीं सदी में विकास और विरासत की साझा ताकत के भारत की। दिखाएंगे पीएम मोदी ने लोगों से क्या की है खास अपील। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची पहली उड़ान में यात्रियों का क्या है कहना। साथ ही होगी बात राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार की और होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा, न्यूज नाइट में आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। पीएम ने कहा, 550 साल बाद रामलला अयोध्या में होंगे विराजमान। 22 जनवरी का दुनिया कर रही है इंतजार। यहां दिखता है भारत का मिजाज। प्रगति परंपरा के उत्सव के साथ विकास और विरासत की भव्यता का संगम। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। अयोध्या धाम जंक्शन का भी किया उद्घाटन। 2 नई अमृत भारत ट्रेनें और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश को दी 15,700 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। 2023 में मन की बात कार्यक्रम में आखिरी बार लोगों से होंगे रूबरू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2047 में अमृतकाल के दौरान हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा भारत। अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में पूज्य श्री पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव में हुए शामिल। गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की रखी आधारशिला। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का हुआ पहला विस्तार। करोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन राठौर समेत 22 विधायक बने मंत्री। केंद्र सरकार ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित आतंकी लखबीर सिंह लाड़ा को यूपीए कानून के तहत आतंकवादी किया घोषित। लखबीर सिंह फिलहाल कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में रहा शामिल। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारत सरकार के 2024 के कैलेंडर का किया विमोचन। कैलेंडर की थीम है, हमारा संकल्प विकसित भारत। अनुराग ठाकुर ने कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही है सरकार का लक्ष्य। और आइए सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या धाम से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी देशवासियों को दी। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को
21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। धार्मिक सांस्कृतिक सप्तूरियों में से एक है अयोध्या। अपनी आभा और नए स्वरूप में अब सज संवर रही है। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन पर अब सुविधाएं भी होंगी और सांस्कृतिक झलक भी। पुनर्विकसित स्टेशन का पहला चरण प्रधानमंत्री ने देशवासियों को समर्पित किया। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन भगवान राम के प्रति आस्था और प्रेम का एक संपूर्ण समर्पण है। 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। भव्य देख रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है एकदम। आज के स्टेशन में पहले के स्टेशन बहुत फर्क है सर। प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा स्टेशन हम लोगों को नया साल के लिए उपहार दिया। अयोध्या से एक और नई शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री ने देश को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस समर्पित की। पहली दरभंगा और अयोध्या के बीच दौड़ेगी और दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन मालदा टाउन से सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल्स बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच पहुंच, सुविधा और सुरक्षा को परखा। दिव्यांग कोच में पहुंच प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा को सुगम बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। ये ट्रेन आपका नेपाल के लिए अमृत का समान है, समझिए अमृत ही है। जो मध्यवर्गीय परिवार है, ज़्यादा पैसा नहीं है, वंदे भारत में अगर ट्रैवल नहीं कर सकती है सर, उसके लिए बहुत बेटर है ये। आरामदायक यात्रा, सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया, जिसमें अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट, मैंगलोर मडगांव, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में 34 रूट पर वंदे भारत दौड़ रही है और यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। बहुत ही कम समय में वंदे भारत से 1.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। तीर्थ स्थलों तक की यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, यात्रा में समय कम लगे, इसे देखते हुए कनेक्टिविटी पर खासा जोर है। अयोध्या में 2300 करोड़ रुपए के 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की, जिनमें रूमा चकेरी चंदेरी तीसरी लाइन परियोजना, जौनपुर अयोध्या बाराबंकी दोहरीकरण परियोजना के जौनपुर तुलसी नगर अकबरपुर अयोध्या सुहावल पटरंगा और सफदरगंज रसौली खंड और मरहोर डालीगंज रेलवे खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना शामिल है। तीर्थ स्थलों के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ तक, बद्री विशाल से लेकर महाकाल जैसे सभी धार्मिक महत्व के स्थलों का विकास विरासत और परंपरा के अनुरूप किया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष की होगी। अयोध्या में विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सनातन परंपरा को मानने वालों को एक माला में पिरोने का काम किया। एक तरफ उन्होंने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए वाल्मीकि समाज को चर्चा में ला दिया, वहीं मीरा माझी के घर पहुंचकर निषाद समाज को बड़ा संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास योजनाओं के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी संवारने की जरूरत बताई। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अयोध्या की धरती से याद किया, तो वहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। एक समय था जब यही अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान। वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है, उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता। टर्मिनल भवन में सुंदर कलाकृतियां प्रभु श्री राम और रामायण के विविध प्रसंगों को दर्शाने वाली हैं। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी कई घटनाओं को चित्रित किया गया है। हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही अयोध्या के लिए सड़क परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का सौंदर्य, अयोध्या के धार्मिक महत्व को देखते हुए इन सभी का विकास किया गया है। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान इन पथों की आभा और लोगों का उत्साह चकित कर देने वाला था। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज से यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मलता बनी रहे, इसके लिए भी डबल इंजन सरकार
पूरी तरह समर्पित है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सभी विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसी आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है जो आधुनिक होने के साथ साथ विरासत को संजोकर चले। प्रधानमंत्री ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी नींव रखी। ये 2180 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। सरयू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है। यहाँ के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक हो या राम कथा स्थल, ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहाँ के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने NH-28 लखनऊ अयोध्या खंड की आधारशिला रखी। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अयोध्या की आभा सबसे न्यारी होगी, सबसे प्यारी होगी। श्रद्धालु जब भी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे तो रामनगरी उनका मन मोह लेगी। रवि धीमान की रिपोर्ट, DD न्यूज, अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के 22 जनवरी के बाद ही अयोध्या में आने की अपील की। उन्होंने सभी से इस दिन घरों में श्री राम ज्योति जलाने को कहा है। पीएम ने सभी से अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने का आह्वान किया। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का, ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। और राम की नगरी अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे। उन्होंने उनके घर पहुंचकर चाय पी। मीरा अयोध्या में फूल बेचने का काम करती हैं। पीएम मोदी ने न केवल महिला से हालचाल पूछा बल्कि उनके बच्चों को भी दुलार किया। उन्होंने महिला से उनकी जिंदगी का संघर्ष जाना। अचानक पीएम मोदी को सामने देख महिला को पहले तो कुछ नहीं सूझा, लेकिन बाद में उन्होंने देश के मुखिया से दिल खोलकर अपनी बातें की। इस मुलाकात के बाद महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री का उनके घर आना किसी सपने से कम नहीं।
नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी। मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये? जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ। कहाँ रहते थे? जी और जी, अब अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्ठी था, भट्ठी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा होगा, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा। हाँ तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह। और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान हाँ। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी। अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला? पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा कई संदेशों को लिए हुए था। एक तरफ उज्ज्वला लाभार्थी से उनके घर जाकर मिलना, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और अयोध्या की समृद्ध विरासत के संरक्षण का संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है, विकास और विरासत की साझा ताकत है भारत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जुड़ गए हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
प्रफुल्ल जी, अयोध्या ने बड़ा लंबा इंतजार करा है तमाम विकास कार्यों के वहां तक पहुंचने का, एक विकसित अयोध्या कहलाने के लिए, जो आज वो कहलाती है सिर्फ हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि एक बदली हुई अयोध्या को अगर हम देखें, क्या आपको लगता है अयोध्या वासियों ने या देश में और भी लोगों ने ये सोचा होगा कि अयोध्या का विकास और विरासत के साथ साथ होगा? तो बहुत लोगों की कल्पना की विपरीत है। 90 के दशक में मैंने अयोध्या जो देखी है उसमें स्थिति बहुत खराब थी। बहुत सारे आर्थिक संसाधन थे जो अयोध्या में ना जाए इसको सुनिश्चित किया जाता था। सीवर की लाइनें ठीक नहीं, सड़कें ठीक नहीं, फैजाबाद से पहुंचना है तो भी बहुत कष्टदायक प्रवास होता था। लेकिन ये जो बदलाव है, बहुत बार हमको तो मूलतः से ये समझना होगा कि भारत के परस्पर विरोधी कभी नहीं हो सकते। भारत का सही मायने में भारत की आत्मा के तर्ज पर विकास होगा तो वो विरासत के आधार पर ही होगा। और अयोध्या धाम से जैसा, अयोध्या जी से बड़ा कोई इससे उस विरासत का सही मायने में एक हम कह सकते हैं सिंबल नहीं हो सकता। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने यात्राएं गिनाई हैं, भारत में होने वाली यात्राएं गिनाई हैं, और उन यात्राओं के पीछे लोगों का भाव और उसके पीछे समाज को जोड़ने की, अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता, ये जब हम सब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत में कभी भी ये स्थान जो थे ये केवल उपासना पद्धति के स्थान नहीं थे। कई ये बहुत लोग आजकल रिलीजियस टूरिज्म की बात करते, ये भारतीयों के लिए केवल टूरिज्म का विषय नहीं था। तीर्थाटन ये अपने आप में भारत की सभ्यता की विरासत को और भारत के विकास को और भारत की सांस्कृतिक चेतना को जोड़ के रखने का एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है आज अयोध्या में चाहे वो एयरपोर्ट का लोकार्पण हो, चाहे वो नया स्टेशन राम मंदिर के डिजाइन पर बनना हो, और ये सारा लगभग 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हो, मैं मानता हूं कि एक जो भारत के स्वत्व के आधार पर, भारत के आत्मा के आधार पर भारत का जो विकास का खाका खींचना चाहिए, उसकी एक नई शुरुआत अयोध्या धाम से हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रफुल्ल जी, 21वीं सदी में भारत की ताकत, विरासत और विकास दोनों होगा। किस तरह से विकास के साथ साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि सिर्फ महाकाल कॉरिडोर या फिर काशी कॉरिडोर, बद्रीनाथ धाम, इनका विकास ही नहीं, लेकिन हर घर जल, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ लाभार्थी से वो खुद मिले, खुद उन्होंने बातचीत की। तो ये दोनों चीजें जो साथ साथ चल रही हैं 21वीं सदी में एक मजबूत भारत, विकसित भारत की उस तस्वीर को कैसे और ज्यादा बड़ा करता है और मजबूत बनाता है? तो ऐसा है कि पॉलिटिकली भी हो या अदरवाइज भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी ये बार बार ये पूछते रहे, मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर से रोजगार मिलेंगे क्या, क्या लोगों को विकास चाहिए या मंदिर चाहिए, इस तरह की निरर्थक डिबेट खड़ा करने का प्रयास हुआ। भारत में श्री राम जन्मभूमि का एक तरह से रिक्लेम करना, उस पर अपना पूरा दावा फिर से प्रस्थापित करना भारतीयों के लिए ये कभी भी उपासना पद्धति का स्थान केवल नहीं था, ये भारत की जो पहचान है उसका रिक्लेमेशन था। अब जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर केवल राम जी को नहीं मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को भी पक्का घर मिला है, केवल महाकाल कॉरिडोर नहीं बन रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा हो रहा है, काशी का केवल कॉरिडोर नहीं बन रहा है, हर घर पानी भी पहुंच रहा है। ये जो था, ये इसके पीछे की जो मानसिकता है, भारत में राम राज्य जो चाहे वो गांधी जी हो, चाहे लोहिया जी हो, अलग अलग विचारों से आने वाले लोग हो, उन सबने एक कल्पना राम राज्य की है। उस राम राज्य की कल्पना में आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास ये परस्पर पूरक देखे गए हैं, वो परस्पर विरोधी नहीं देखे गए। ये तो पश्चिम की सोच रही कि ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, और इसी वजह से दुर्भाग्य से भारत में भी बहुत सारे ऐसे विचारक मिल जाते हैं
जो ये कहते हैं कि मंदिर बनेगा तो ये नहीं होगा। आज हम ये देख रहे हैं कि मंदिर भी बन रहा है। आज 10 लाख लोगों की क्षमता का एयरपोर्ट का भी लोकार्पण हुआ और आने वाले समय में यही क्षमता उसकी 60 लाख तक भी पहुंचेगी। तो जब मंदिरों का निर्माण होगा तो भारत की विरासत जो है उसका तो संवर्धन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए वहां पे आज अयोध्या नगरी का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ढांचा ही बदल गया है। जो पुरातन अयोध्या नगरी थी उसका एक तरीके से मंदिर नागर रचना शास्त्र के आधार पर पुनर्निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ वहां पहुंचने के लिए, वहां ठहरने के लिए अत्यंत आधुनिक सुविधाएं भी पहुंच रही है। तो एक तरफ तो पुरातन है और एक तरफ नूतन है। जी, ये ऐसा एक अयोध्या का चित्र हमको देखने को मिल रहा है। जी प्रफुल्ल पटेल जी, जब हम जिक्र करते हैं विकास का तो हम तुलना करते हैं अन्य देशों के साथ भी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 22 तारीख दुनिया के लिए भी एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन होगा, तो ये क्या बताता है? भारत का सिविलाइजेशन, सभ्यता, सनातन परंपरा जिस तरह से दुनिया में जानी जाती है उसको और मजबूत किया जाएगा, उसको एक और बड़ी पहचान दी जाएगी, या उनका क्या भावार्थ है इससे कि दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा उस दिन? देखिए दो कारण है ऋतु जी इसमें। पहली बात तो यह है कि भगवान श्री राम केवल भारत में नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, राम और रामायण एक ऐसी सोच है, एक ऐसा कथानक है, एक ऐसा इतिहास है जो थाईलैंड के राजा भी राम कहे जाते हैं। वहां की जो राजधानी है उसको भी, पुरानी राजधानी, उसको अयोध्या कहा जाता है। कोरिया की राजकुमारी भी अपने आप को राम से और उस वंश से जोड़ती है। हम बाली में, इंडोनेशिया में देखते हैं, हम म्यांमार में जाते हैं तो रामचरितमानस दिखता है, हम कैरिबियंस में जाते हैं तो रामचरितमानस दिखता है। भारत में लगभग 40-50 देश ऐसे हैं जहां पे रामलीलाएं चलती है और राम फिर से अपने स्थान पर, अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होना उनका उस समय बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से उस स्थान पर पुनः उनके प्रतिष्ठापना होना, ये पूरे विश्व के लिए आनंद का, हर्ष का, एक बर्बरतापूर्ण सोच से 500 साल का, राम जी का वनवास तो 14 साल का था, लेकिन रामलला का ये जो वनवास है ये बहुत लंबी लड़ाई रही है। 1528 से लेकर आज तक लगातार राम जी और राम के भक्त ये इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि इस भारत की जो सोच है ये सारे उपासना पद्धतियों को स्वीकार करने की सोच है, ये सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान करने की सोच है। और भारत में राम राज्य सही अर्थ में तभी आएगा जब भारत में राम को उसका उचित स्थान प्राप्त होगा। ये करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। और उस अर्थ में हम यदि देखते हैं तो केवल भारत में नहीं, हम देखते हैं विश्व भर के मंदिरों में इसकी तैयारी चल रही है। पूजित अक्षत वहां पे भी पहुंच रहे हैं। वहां पे भी जो अयोध्या से कार्यक्रम होने वाला है उसका लाइव ट्रांसमिशन चलेगा। न्यूजीलैंड में चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में चलेगा, यूरोप के अन्य देशों में चलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में चलेगा। तो पूरा विश्व एक तरीके से सहभागी हो रहा है उस उत्सव में जिसमें राम जी की, रामलला की प्रतिष्ठापना 22 जनवरी को अयोध्या में उनकी जन्मभूमि के स्थली पर हो रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, भारत की विरासत का महापर्व है ये। अंत में प्रफुल्ल जी, जहां एक तरफ विरासत, पुरातन और नूतन की बात हो रही है, वहीं अमृत भारत ट्रेन यानी कि जो अंत्योदय में जो है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उससे भी वो सारी सुविधाएं मिले। अयोध्या अगर विकसित हो रही है तो वहां तक पहुंचने के लिए उस यात्री को भी, उस अंतिम में खड़े व्यक्ति को भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये तमाम विकास परियोजनाओं का एक तरह से टारगेट यही है। जी देखिए, हमने अभी तक वंदे भारत का देखा। वंदे भारत एक सिंबल बन गई भारत के, विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का। जिस तरह से हमने एक अपनी ट्रेन
अपनी एक तरह से पूरे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ट्रेन विकसित की। अब ये जो अमृत भारत जो एक्सप्रेस है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सवारी गाड़ी है, लेकिन उसमें चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो पैसेंजर हो, लेकिन उसमें भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसका फॉलो हो, उसका इंजन भी भारत में बना हो, उसके लोकोमोटिव जो है वो पूरे के पूरे भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से चलना, ये अमृत काल के लिए शुभ लक्षण है, क्योंकि हम वो सुविधाएं जो अच्छे किसी भी ट्रेन में होती है, हमने देखा एक साथ अयोध्या धाम स्टेशन पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मेड इन इंडिया के लोगो वाले, एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस चली, दूसरी तरफ अमृत भारत एक्सप्रेस चली। वो सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, उसी तरह के सीट्स, उसी तरह के सुविधाओं के साथ हम सबको यात्रा का, और ये कनेक्टिविटी, एक नए तरह की कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जिसके कारण भारत का भाव, भारत के लोग इस अयोध्या धाम से जुड़े और अयोध्या जी का जो एक प्राचीन महत्व इस पूरे भारत की संस्कृति में रहा है वो पुनर्स्थापित हो, उसका भी एक सिंबल मैं मानता हूं कि ये दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी अयोध्या से शुरू होना, ये उसके लिए भी एक शुभ लक्षण है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कनेक्टिविटी में सुधार, ये तमाम चीजें नई अयोध्या या फिर यूं कहें कि 21वीं सदी में भारत के विकास और विरासत को और मजबूत बनाती है, भारत को और मजबूत बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आयुष्मान भारत योजना ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 29 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने लिखा कि देश हो रहा आयुष्मान। 29 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराती है। नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। और नितेंद्र, आयुष्मान भारत योजना ज्यादा से ज्यादा ये कार्ड जनता तक, लाभार्थी तक पहुंचे, पात्र लाभार्थी तक, इसकी कोशिश की है और उसी की सफलता दिखाई देती है।
निश्चित तौर पे ऋतु, सरकार की कोशिश है कि जितने भी लाभार्थी हैं आयुष्मान भारत के, उन तक कार्ड बन जाए, उनको कार्ड मिल जाए। और इसीलिए सितंबर से 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री का जन्मदिवस था, तब से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान चला था, उसमें करीब करीब 4 करोड़ कार्ड बने थे। और बीते जब से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, तब से लेकर अब तक जो 1 करोड़ कार्ड बना है, तो कुल मिलाकर 29 करोड़ कार्ड बन गया है। 29 करोड़ लोगों को कार्ड मिल गया है और 6 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज भी मिल चुका है। तो ये जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इनको मिल रहा है, ये गारंटी है इस बात की कि जब आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको फ्री में इलाज होगा, पेपरलेस होगा, आपको कोई कागज जमा करने की जरूरत नहीं है। और जब डिस्चार्ज होकर आप घर आएंगे तो 15 दिन की आपको मुफ्त में जो दवा वगैरह है वो भी फ्री में मिलेगा। तो ये जो गारंटी है पीएम मोदी की, वो घर घर तक पहुंच रहा है। और टारगेट सरकार का ये है कि जितने भी लाभार्थी हैं उन तक कार्ड बन जाए, और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, घर घर कार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मोबाइल के जरिए भी आप ऐप डाउनलोड करके भी कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ नितिन, विकसित भारत यात्रा के दौरान, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम देखा कि किस तरह से ऑनलाइन कार्ड, यानी कि उसमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है, और अगर लाभार्थी या पात्र लाभार्थी अपने तमाम कागजों के साथ है तो उसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम को एक और गति दी है विकसित भारत संकल्प यात्रा ने। निश्चित तौर पे इस संकल्प यात्रा से फायदा ये हो रहा है कि जब वैन गांव-गांव जा रहा है और गांव में ये देखा जा रहा है कि कितने लोग लाभार्थी हैं और किनका कार्ड बन गया और किनका कार्ड नहीं बना है। तो जिन लोगों का भी कार्ड नहीं बना है आयुष्मान भारत का, वो कार्ड बनाया जा रहा है वहीं पर, और साथ ही साथ उनको ये बताया जा रहा है कि कैसे इसका आप लाभ उठाएं। और अब तक 45,000 जो गांव हैं उनमें 100% लाभार्थी के कार्ड बन गए हैं आयुष्मान भारत की। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है ऋतु। 45,000 गांव में जो सेचुरेशन पॉइंट की हम बात करते हैं कि सरकार की योजनाओं का सेचुरेशन पॉइंट हो, तो वो 45,000 गांव में ऐसा हो चुका है। और आगे आने वाले दिनों में इसको और बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। और विकसित संकल्प भारत का मकसद भी यही है कि जब गांव के पास जब ये वैन जाता है तो वहां पर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है, और साथ में ये भी गांव में पहचान की जाती है कि क्या वहां के जो लाभार्थी कोई छूट तो नहीं गए हैं। तो बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है, और देश में इस समय 29 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर रविवार सुबह 11 बजे से किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे थे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक
निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस मंत्रिमंडल में 22 भाजपा विधायकों ने राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। भजनलाल कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का कहना है कि वो राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल 22 मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों में किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, कर्नल राज्यवर्धन राठौर, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा शामिल हैं। हमारे आदरणीय दिया कुमारी जी हो, मंजू जी हो, सभी का, हर वर्ग और युवाओं का सबका सम्मिश्रण है, हर क्षेत्र का सम्मिश्रण है और मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन आज हुआ है। संजय शर्मा, गौतम कुमार, झावर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हीरालाल नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, जबकि ओटाराम देवाशी, मंजू बागमार, विजय सिंह, के विश्नोई और जवाहर सिंह बेढ़म को राज्य मंत्री बनाया गया है। भजनलाल कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का कहना है कि वो राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। मंत्री की शपथ ले ली, लेकिन संतरी बनके राजस्थान की जनता की सेवा कर। ये अवसर कभी कभी आते हैं जीवन के अंदर, और जैसे मैंने सेना में काम करा है पूरी तरह से समर्पित, या खेलों में पूरी तरह से समर्पित, ये 5 साल जो जनता ने अभी दिए हैं इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर राजस्थान की सरकार, राजस्थान के सरकार के अधिकारी पूरी तरह से उपलब्ध, अवेलेबल रहेंगे राजस्थान की जनता के लिए। निश्चित रूप से प्राथमिकता जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम देंगे उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ली थी। डीडी न्यूज के लिए जयपुर से जया गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजित पूज्य श्री पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस गुरुकुल के बिना गुजरात का सर्व शिक्षा अभियान अधूरा रह जाता। उन्होंने गांधीनगर में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आणंद के नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने वर्ष 2022-23 के ई मार्केट पुरस्कार भी वितरित किए। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारी डेयरी सेक्टर में बहुआयामी लक्ष्यों को सिद्ध किया है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी का बिजनेस करता है तब सबसे पहला फायदा होता है दूध उत्पादकों का, क्योंकि उनका शोषण नहीं होता है। तब उसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, मार्केट में जो डिमांड है ऐसे उत्पाद में दूध को कन्वर्ट करने की क्षमता, और फिर मार्केट के हिसाब से मुनाफा लेकर वापिस कोऑपरेटिव बेसिस पर वो दूध उत्पादक बहन के पास पहुंचाने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहला काम दूध उत्पादक बहनों का शोषण समाप्त होता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजित
पूज्य श्री पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद तक हमारा दृष्टिकोण भारत केंद्रित नहीं था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान आई तो इसमें बदलाव देखने को मिला। जो 4 से 14 में हताशा और निराशा की गर्त में डूबा था, 14 से 24 तक विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए कृत संकल्पित होकर आज आगे बढ़ा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व ने इस देश के स्व को जगाने का काम किया है, इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, अब किसी को भी हम पर संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश करने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए लोगों से वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुनने का आग्रह भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए साक्षात्कार में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत का समय है और पूरी दुनिया इसे मान रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत मानव हित के नए विषयों को उठाता है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि वे जो भी काम शुरू करते हैं उसका अंत उन्हें पता होता है। उन्होंने कहा कि वे जो भी फैसला लेते हैं वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर लेते हैं, लेकिन वे कभी अपने काम के ब्लूप्रिंट की घोषणा नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे एक बड़े कैनवस पर काम कर रहे हैं। स्वच्छता मिशन जैसे कठिन और विस्तृत क्षेत्र को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मक्खन पर रेखा खींचना तो आसान है, लेकिन अगर कुछ करना ही है तो पत्थर पर लकीर खींचने का प्रयास करना चाहिए, जो कठिन है। उन्होंने कहा कि वे इसी में विश्वास करते हैं क्योंकि ये उन्हें कठिन और असुविधाजनक कार्यों को करने का दृढ़ विश्वास देता है। उन्होंने राजनीति में परिवारवाद को लेकर कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह पार्टी में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने का चलन पुराना है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वे खुद हैं, क्योंकि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास कोई पूर्व प्रशासनिक अनुभव नहीं था, यहां तक कि वे विधानसभा के लिए भी नहीं चुने गए थे। बीते साल में उनके और सरकार के प्रदर्शन से संतुष्टि के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल में उनकी यात्रा का मूल्यांकन करके सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता है। बीते वर्ष में अपनी सरकार के प्रदर्शन से संतुष्टि के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मात्र 1 साल की यात्रा का मूल्यांकन करना सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास करके हासिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संसद के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। अब वे अपने हाथों से अपनी किस्मत को आकार दे सकते हैं। 2024 के चुनाव में भाजपा की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि देश मिली जुली सरकार नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने देखा है कि मिली जुली सरकारें अस्थिरता का कारण बनती हैं, इसलिए 2024 में देश की स्वाभाविक पसंद भाजपा है। उन्होंने कहा कि मोदी इस गारंटी महज शब्द या चुनावी वादा नहीं, बल्कि उनकी दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड सहित 2 वर्षों के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भारत ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है और 2014-15 से 2023-24 के नवंबर तक औसत मुद्रास्फीति 8.2% से 5.1% पर आ गई है, तो आंकड़े सच दिखा रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार कैलेंडर की थीम है हमारा संकल्प विकसित भारत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को कैलेंडर के माध्यम से बताया गया है। हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम पर आधारित भारत सरकार के 2024 के कैलेंडर का शनिवार को नई दिल्ली में विमोचन किया गया। कैलेंडर का हर पेज
अलग अलग महीने की थीम को दर्शाता है। हर पेज पर QR कोड दिया गया है जो उस महीने की थीम के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। जनवरी महीने की थीम है बढ़ता सामर्थ्य, आत्मनिर्भर बनता भारत, जबकि फरवरी महीने की थीम राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध युवा शक्ति। मार्च महीने की थीम वंचितों को वरीयता। अप्रैल की थीम महिलाओं के नेतृत्व में विकास। मई की थीम किसान की उन्नति, देश की प्रगति। जून की थीम बढ़ता रोजगार और स्वरोजगार। जुलाई की थीम आगे बढ़ता मध्यम वर्ग। अगस्त की थीम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत। सितंबर की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास। अक्टूबर की थीम देश हो रहा आयुष्मान। नवंबर की थीम विरासत भी विकास भी और दिसंबर की थीम है विश्व मित्र भारत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसका उल्लेख 2024 के कैलेंडर में किया गया है। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार, मोदी सरकार। भारत की जो 10 वर्ष की उपलब्धियां हैं, भारत का जो नेतृत्व है, जिसने भारत की साख, भारत का कद दुनिया भर में बढ़ाया है, वो मोदी जी के कारण है। और इस मोदी सरकार के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उस अवसर पर 2024 का कैलेंडर लॉन्च करते हुए मैं यही कहूँगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, लेकिन सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मैं जब भी कोई एमपीज़ का डेलीगेशन लेके विदेश जाता था तो सबसे बड़ी चुनौती आती थी कि क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्या घोटाले बंद होंगे, क्या भारत की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाएगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया स्टैंड्स एट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार जब खड़ी करती तब होता है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें पिछले 10 साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को दर्शाया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का समापन हुआ। इस समापन समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संगीत और नृत्य का प्रदर्शन तमिल और काशी के कलाकारों ने किया। इसके बाद तमिलनाडु से आए समूह के लोगों को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।